उसी ज़मीन पे मेरे वालिद को कत्ल किया गया है और उसी ज़मीन पे अभी तीसरी दफ़ा है वालिद के कत्ल के बाद FIR में नामजद मुलज़मान बार बार आके मेरे भाइयों को धमकियां देके जा रहे हैं। अगर वो काश्तकार वहाँ बैठा है तो उसकी काश्त जब फसल नहीं होती तो वो ज़मींदार कहाँ होता है उसके बच्चों के मुंह में दाना डाले। 2016-17 से ये धक्के खा रहे हैं, इनका वालिद कत्ल हो गया है। अगर ये कब्जा गिर होते, क्या ये अपना जो है मुद्दा यहाँ तक लेके आते? तो वो पार्टीज अपनी खाना पूरी के लिए किसी हम खवातीन को आगे लेके आ रहे हैं, वो एक बुर्का पहना के किसी न किसी खातून को वहाँ बिठा देते हैं खाना पूरी के। हज़रात, मैं अरबाब जोयो दुख्तर शहीद किसान इमदाद हुसैन जोयो, मेरा ताल्लुक़ ज़िला झलमक्सी तहसील मीरपुर मौज़ा करमानी से है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, में हमारी ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक मौज़ा करमानी में मेरे बाबा के नाम पर है, जो कि 2017 से पहले ज़मीन हमारी ज़मीन झलमक्सी के नवाबों की इमा पर इनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले राहेजा मक्सी काबिज़ हो चुके थे। इस ज़मन में हमने मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर झलमक्सी, डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी से मुतअद्दिद बार कब्ज़ा छुड़वाने के लिए दरख्वास्तें दी। 30 नवंबर 2017 में हमें ज़मीन का कब्ज़ा वापस मिला, लेकिन कब्ज़ा माफिया को ज़मीन से नहीं उठाया गया। हमने अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर झलमक्सी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर झलमक्सी से बार बार मिले और कब्ज़ा छुड़ाने के लिए दरख्वास्तें दी। एहतजाज करते रहे, लेकिन हमारी दाद रसी ना हो सकी, तो हम मजबूर होकर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने 3 माह तक बैठे रहे, मगर वहाँ पर भी किसी ज़िम्मेदार शख्स ने मिलने की जहमत ना की। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, यहाँ मैं वाज़ेह करती चलूँ कि सल्तनत झलमक्सी में नवाबों ने अपना ही रियासत कायम कर रखा है। वहाँ गरीबों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े कराते हैं, किसानों से नाजायज़ बटाई के नाम पर भत्ता लेते हैं, जो देने से इनकार करे इसे कत्ल कराया जाता है। और बाइस अफसोस ये है कि इन तमाम गैर कानूनी अमल की तकमील के लिए इनके गुंडे और वहाँ की ज़िलाई इंतज़ामिया नवाबों की सहूलतकार का किरदार अदा करती है। इस्लामाबाद के बाद कमिश्नर नसीराबाद कोयटा प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज की शक्ल में रोना रोते रहे, लेकिन रियासती इदारों में से किसी ने हमारी मदद ना की। हम मजबूर होकर जब अपनी ज़मीनों पर जाकर बैठे तो हमें बेदखल करने के लिए आए रोज़ मुसल्लह अफराद हमला करते रहे। ज़िलाई इंतज़ामिया हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में भी मुकम्मल नाकाम रही। एक हमले में मेरी बहन खैरुन्निसा भी शदीद ज़ख्मी हुई, जो अब तक ज़ेर इलाज है। कुछ अरसा बाद फिर हमारे घर पर नवाब खालिद खान मक्सी, तारिक खान मक्सी की इमा पर 4 अगस्त 2023 को अली गुल, हज़ार खान, सलीम, हिदायतुल्लाह, दीन मोहम्मद कौम राहेजा मक्सी, जहान खान कौम बुख्ती, बख्तियार कौम मक्सी और दीगर 3 मुसल्लह अफराद ने हमला करके मेरे बाबा फ़कीर इमदाद हुसैन जोया को शहीद कर दिया। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जुल्म नाइंसाफ़ी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब हम अपने बाबा की लाश लेकर नसीराबाद रीजन के डिविजनल हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली की जानिब एहतजाज के लिए पुरअमन हक का इस्तेमाल करने के लिए रुख करते हैं, तो वहाँ हमें डिप्टी कमिश्नर झलमक्सी डेरा मुराद जमाली जाने से रोक देता है और पुलिस कस्टडी में हमें लाश समेत सैफाबाद, जो कि पुरखतरा और कच्चा रास्ता है, इसके ज़रिए लाश उस्ता मोहम्मद भिजवाया जाता है। जहाँ 2 घंटे का सफ़र है, वहाँ 8 घंटे का सफ़र बन जाता है। जब एक बार फिर हम उस्ता मोहम्मद से बाबा की डेड बॉडी लेकर अगली सुबह एहतजाज के लिए डेरा मुराद जमाली का रुख करते हैं, तो जाफराबाद पुलिस हमें डेरा मुराद जमाली की जानिब रोकने के लिए सख्ती से बालान शाह के मकाम पर डिप्टी कमिश्नर SHO जाफराबाद बज़ाते खुद मौजूद पाए गए। पूछने पर पता चला कि इन्हें बाला अफसरान की जानिब से एहकामात मिले हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, ये बात समझ से बालातर है कि वो ऐसी कौन सी कुव्वत थी जो डेरा मुराद जमाली को जाने वाली तमाम रूट्स हमारे लिए बंद किए गए। लिहाजा मेरे बाबा की लाश की बेहरमती की गई। हम सब पर SHO सिटी डेरा अलायार की सरबराही में लाठी चार्ज की गई और ना ही लाश की बेहरमती का और ना ही लाश की हुर्मत का ख्याल रखा गया और ना ही ख़वातीन की इज़्ज़त का। ऐसे हालात में जब झलमक्सी के साबिक MNA नवाब खालिद खान मक्सी और MPA तारिक खान मक्सी मेरे बाबा के कत्ल के बाद भी इनकी लाश को एहतजाज का हक ना दिया, डेरा डिवीज़न भर को उन्होंने यरगमाल बनाए रखा, तो तमाम हम जैसे मजलूम तबका किस से इंसाफ की उम्मीद रखे? क्या रियासत हकीकी माँ होने का हक अदा कर रही है
22 दिन हो गए दर्ज बाला नाम जो बाबा के कत्ल केस में नामजद किए जा चुके हैं, इन्हें आज तक गिरफ्तार ना किया जा सका और ना ही गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बलूचिस्तान इस जुल्म और बर्बरियत का नोटिस लें। मुझे और मेरे अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मेरी केस सेशन कोर्ट गंदावा से कोयटा की तरफ ट्रांसफ़र किया जाए और मैं निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान DG लेवीज़ से पुरज़ोर अपील करती हूँ कि कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सख्त अहकामात सादर फरमाए जाएँ। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी ना सिर्फ इमदाद जोया के साथ ये ज़मीनी मसला हुआ, बल्कि ये जागीरदारों, नवाबों, सरदारों की तरफ से तमाम जो ग्रीन बेल्ट के किसान हैं वो भी इसी जुल्म का शिकार हैं। तो लिहाजा इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग अपनी आवाज़ उठाएं। यहाँ पे जो ये किसानों के और जागीरदारों के मसाइल हैं वो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। जैसे पटफीडर कैनाल चला था, उसके बाद ये ज़मीनों पे कब्जे हुए थे और उसके बाद फिर जो है ये चीज़ें जो है चलती रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वहाँ पे ज़मीन बेची जाती है या वहाँ का जो किसान है जो सदियों से आबाद है, वो पहले एक फैसले के मुताबिक जो है वो बसगरी में चले गए थे और मालकाना हुकूक जो है कहीं और चले गए थे, लेकिन वो भी एक ज़बरदस्ती का था। वो अब ये चीज़ें इतनी जो है कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं कि यहाँ पे किसी तरह का भी कोई कानून जो है वो नज़र नहीं आता जो ताकतवर है। अगर वहाँ पे कोई गरीब किसान ज़मीन एक टुकड़ा इतना सा बेचता है तो जो वो तोसी वाला जो एक कब्ज़ा गिर है, जागीरदार है, जिसके पुश्त पे रियासत खड़ी है, वो मज़ीद किसानों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है। ये कब होता है? जब पानी आता है और वहाँ पे फसल होती है, फसल काश्त हो जाती है। गरीब जब अपनी फसल उठाता है उसी वक्त वो आके कब्ज़ागीर उनकी सारी फसल जो है वो ले जाने के लिए वहाँ पे उन पे हमला करते हैं। तो ये सरासर बदमाशी और वहाँ पे कब्ज़ागिरियत और ये सारा जो है वहाँ पे बाकायदा जो बी एरियाज़ हैं लेवीज़ की प्रोटेक्शन में और जो बाकी के एरिया हैं पुलिस की प्रोटेक्शन में, असिस्टेंट कमिश्नर DC ये सब जो है इनके अलायकार और सहूलतकार है। तो इसमें जो है हमारे जितने भी सिविलियन इदारे हैं, जो पार्लियामेंट के इदारे हैं या जितनी भी जो सियासी जमहूरी ताकतें हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इसमें जो है अपना एक किरदार अदा करें ताकि ये जो ज़मीनों का मसला है, जो आए रोज़ किसान वहाँ पे मारे जाते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए। कच्छी का वाक़या है जिसमें कई नौजवान जो है दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहती कि एक ग्रुप से, दोनों तरफ से जो है लोग मारे जाते हैं। फ़ायदा सिर्फ नवाबों और जागीरदारों को हो रहा है, मर जो है वहाँ पे रहा है किसान रहा है ज़मीन के टुकड़े पे, और इसी तरह वहाँ पे कब्ज़ागिरियत बढ़ती जा रही है। पुलिस का किरदार वहाँ पे ये है कि उनसे जब कहे कि आप कार्रवाई करें तो कहते हैं जिरगा बिठाओ। क्या कानून कभी प्राइवेट जगह का कह सकते हैं? क्या ये हमारे आइन में है? क्या ये हमारे कानून में है? कहीं पे भी नहीं है। प्राइवेट जगह हमेशा इस्तेसाली किरदार अदा करते हैं और वो हमेशा ताकतवर की आवाज़ बनते हैं और गरीब के लिए जो है वो मुश्किलात ही पैदा करते हैं। हर जगह इस तरह नहीं है, बहुत सारी जगहों पे कहीं पे भी ये हो सकता है चंद एक वाक़यात में, लेकिन ज़्यादा जो कच्छी का एरिया है वो बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ी ज़मीन है, लेकिन पानी ना होने की वजह से बंजर है। जब बारानी पानी वहाँ पे आता है और उस बारानी पानी से जो काश्त होती है, जो वहाँ पे किसान बैठा हुआ है इस 55 डिग्री गर्मी में, वो कई साल भूखा प्यासा वहाँ पे बैठता है, मुख्तलिफ बीमारियों से गुजरता है, लेकिन जब पानी आ जाता है तो फिर वो अचानक से कोई कोयटा से उठ के कहीं बड़े बड़े शहरों से उठ के आके आ जाते हैं बड़ी गाड़ियों में और कहते हैं कि जी ये ज़मीन हमारी है। खाता जो है वो उस गरीब के नाम पे ही होता है। अगर वो काश्तकार वहाँ बैठा है तो उसकी काश्त जब फसल नहीं होती तो वो ज़मींदार कहाँ होता है? उसके बच्चों के मुंह में दाना डाले। सर ये मेरे वालिद के नाम पर जो खाता मौजूद है, तो इसको आप क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक ये खाता मेरे वालिद के नाम पे मौजूद है और ये असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर है जो कि 30 नवंबर 2017 को हमें मिला है। अभी उसी ज़मीन पे मेरे वालिद को कत्ल किया गया है और उसी ज़मीन पे अभी तीसरी दफ़ा है वालिद के कत्ल के बाद FIR में नामजद मुलज़मान बार बार आके मेरे भाइयों को धमकियां देके जा रहे हैं।
लेवीज़ को इतला दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इतला दी है, मैंने खुद इतला दी है, लेकिन सिर्फ हमें इतना बोला जाता है कि दोबारा नहीं आएंगे। FIR में नामजद मुलजमान को पकड़ने की बजाय हमें सिर्फ यकीन दहानी दी जाती है कि दोबारा नहीं आएंगे, उनको पकड़ा नहीं जा रहा। और वो लोग दीदा दिलेरी से अभी तीसरी दफ़ा आके हमारे ऊपर हमें धमकियाँ भी दे के जा रहे हैं और वहाँ पे घर भी बना रहे हैं। कि ऐसे कई केसेस हैं, जैसे वहाँ से एक काफ़िला निकला था कुरान पाक लेके अपने साथ के, वो जो है उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है और ज़बरदस्ती उनको लोगों को कत्ल भी किया गया था। औरतें बच्चे नंगे पैर जो है वो वहाँ से निकले थे, मंजू बिरादरी के, और कोयटा के लिए आए थे। तो वहाँ पे फिर सरदारों ने अपने सरदारों को बचाने के लिए उनको एक आसरा दे दिया और उनको कहा कि आप बैठ जाएँ, हम आपका फ़ैसला करेंगे। अब फिर वो जो है वो लोग इसी तरह बैठे हुए हैं। इसी तरह बाजी फ़कीर का वाक़या है, उसी कच्छी में ही है, वहाँ पे भी इसी तरह कब्ज़े की बातें चल रही हैं। तो वहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे रियासत मौजूद है तो रियासत अपनी लैंड के जो कवानीन है उसके मुताबिक इन मसाइल को हल क्यों नहीं करती। अगर उसमें कहीं कोई ऐसी सकम मौजूद है या कोई ऐसी कमज़ोरी मौजूद है तो उस पर मज़ीद कानून साजी क्यों नहीं की जाए। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स जो है वो किए जाए ताकि ये खाता होने के बावजूद कोई कब्जा गिर उन पे कब्जा ना कर सके। यहाँ पे जो अपना हक रखता है ना, जैसे ये खातून पिछले 2016-17 से ये धक्के खा रहे हैं, इनका वालिद कत्ल हो गया है। अगर ये कब्जा गिर होते, क्या ये अपना जो है मुद्दा यहाँ तक लेके आते? कई ऐसे लोग जो है वो मफाद परस्त होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन ये वाले जो मसाइल हैं ये इतने गंभीर और इतने ख़तरनाक हैं, यहाँ पे कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं जाएगी। यहाँ पे वही लोग जाते हैं जिसने जान अपनी हथेली पे रखी होती है और जिसने जो है वाकई किसानों और मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कसम खाई होती है, वही इनके पास जाता है। तो वो कभी भी उनको केश करने की कोशिश नहीं करेगा, वो हमेशा उन किसान के साथ देगा, क्योंकि उनका ज़ाती मफाद उनमें नहीं होता। एक चीज़ ये, और NGO सेक्टर या सोशल सेक्टर जो है वो किसानों की आवाज़ या इस तरह मजलूमों की आवाज़ कभी भी नहीं बना। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ख़वातीन का कोटा तो है, लेकिन वो कभी इलेक्ट नहीं हुई, वो रिजर्व सीट पे आती है। जब वो रिजर्व सीट पे आती है वो हमेशा मेल डोमिनेटेड रहती हैं और एक कोने में बिठा दी जाती है जहाँ पे ना उनकी कानून साजी या उनकी आवाज़ कभी नहीं सुना जाता। और दूसरा ये कि वो बहुत सारी, सब नहीं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घरों से उठा के असेंबली में खाना पूरी के लिए बिठा दी जाती है। उनको जो ग्राउंड के मसाइल हैं या जो आम औरत के मसाइल हैं उनसे उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, उनको कुछ नहीं पता होता। तो वो पार्टीज़ अपनी खाना पूरी के लिए कि जी हम ख़वातीन को आगे लेके आ रहे हैं, वो एक बुर्का पहना के किसी न किसी खातून को वहाँ बिठा देते हैं खाना पूरी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो MPA-शिप है वहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना। हालांकि आपकी कोटा की पोस्ट के लिए भी क्राइटेरिया है, लेकिन आपकी इस पार्लियामेंट में बिठाने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। खातून कुकिंग करते हुए जो है इनको आके पार्लियामेंट में बिठा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो हमारे मसाइल से आधा है? सही बंदा जो है नुमाइंदगी करने के लिए अगर 2-4 भी पार्लियामेंट में बैठ जाए तो ये हमारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन जिन सियासी पार्टीज़ की आप बात कर रहे हैं उनके मंशूर में है कि किसान और जो ये तबकाती जदोजहद है वो करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पिछले कई सालों से वहाँ पे कत्ल गारत हो रहे, किसान जो है वहाँ पे तकलीफ़ में है। वो सिवाय चंद अखबारी बयानात के कभी हमारे सामने आके उन लोगों ने जो है वो जदोजहद या किसी तहरीक का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। जब कंप्लेन की है तो उन्होंने यही कहा ये कबायली झगड़ा है, हम कबायली झगड़े में नहीं पड़ेंगे, जबकि ये ना कबायली है, ना कौमी है, ना नस्ली है, ये असल तबकाती मसला है, ये जागीरदार का और मजलूम का है। वहाँ पे किसान जो कई सालों से वहाँ बैठा हुआ है, भूखा प्यासा मर रहा है, और वहाँ पे जागीरदार और वो कब्ज़ागीर आके उन पे कब्ज़ा करके उनकी ज़मीनों पे और जागीरों पे कब्ज़ा करता है, और फिर उनको जो है कबायली नाम दे के उनको नस्ल दर नस्ल एक दुश्मनियों में डाल दिया जाता है, जिसमें एक ख़ानदान का बंदा मर जाता है तो फिर उनकी अगली नस्लें जो है उस दुश्मनी को निभाने के लिए उनको आगे रखा जाता है।